अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक पूरी डिटेल्स होल डिटेल्स वीडियो के साथ। आप तमाम को ये मैं बताना चाहूँगा, एक बार फिर से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप तमाम के दिल की तमन्ना जो है पूरी हो चुकी है। पूरे 5 साल के लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से अभियोग्यता जांचने की एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, टेट की शिक्षक भर्ती की आ चुकी है। और आज का ये मेरा दूसरा वीडियो पूरी डिटेल्स के साथ। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा हूँ, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, जर तुम्ही मराठी मीडियम असाल आणि तुम्हाला जर हिंदी समजत असेल तर तुम्ही नक्कीच हा व्हिडिओ बघा। तुमचा 100% तर नाही पण 50% तुमचा फायदा नक्कीच होणार। कारण जर तुम्हाला हिंदी पूर्ण 100% समझत असेल तर बिल्कुल तुम्हाला याचा फायदा होणारच। और जो बाकी जो उर्दू मीडियम वाले जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ उन तमाम का भी फायदा होगा। मवाद के वीडियो छोड़ दो, मैं आपको पहले पूरी एक्चुअल जो मैंने पिछले 2 साल से करता आ रहा हूँ, मेरे 300 से 400 जो वीडियोस में मैंने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताया था कि नोटिफिकेशन जब आएंगी तो एक एक पॉइंट की वजाहत हमको समझनी होगी। आज के इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा, आपको गौर से देखना है, समझना है, पूरा वीडियो देखना है। और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आगे भी शेयर करना है आपके दोस्तों में, आपके पहचान वालों में, या आपके जो दोस्त डीएड बीएड टीईटी सीटीटी वगैरह होंगे, वो तमाम चीज़ें। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा वीडियो वजाहत के साथ एक एक सवाल का एक एक पॉइंट का जवाब मैं आपको दूंगा और एक एक पॉइंट की वजाहत मैं करके बताऊंगा। पहले मराठी में जो है वो पढ़ूंगा, फिर उसको समझा के बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। शिक्षक भर्ती की जो खुशखबरी आई है उसके लिए एक बार फिर से मैं आप तमाम को जो है मुबारकबाद देता हूँ। और पूरी वीडियो में आपको मैं हर चीज़ समझा के बताऊंगा। गौर से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले पेज से। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था यानी कि जो भी हमारे जिला परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसमें भर्ती जो है करने के लिए, शिक्षक भर्ती करने के लिए ये जो है सामने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने जो भी नोटिफिकेशन दिया उसमें शुरुआत ऐसी की है। अब इसमें सबसे पहली बात आती है ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची वेब लिंक। ये जो आपको सामने दिख रही है, यहाँ पर ये जो दिख रही है वो आपको उस साइट पर जो है जाकर, यहाँ पर ये इस साइट पर जाकर जो है आपको भरना है फॉर्म। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, अर्ज सादर करावयाची कालावधि। अब ये जो है अपना जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसकी जो डेट रहेगी, जैसा कि आप सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, दिनांक 31/1/2023 यानी कल से तो 8 फरवरी 2023 तक ये डेट रहेंगी, चलेगी। उसके बाद में ऑनलाइन पद्धति जो है, आप ये जो ऑनलाइन तरीके से जो आप फीस भरते हैं तो वो फीस भरने के लिए 8 फरवरी 2023 तक रात के 12 बजे तक जो है चांस रहेगा। अब ऑनलाइन परीक्षा जो रहती है यानी कि जो भी एग्जाम रहेगा टेट का ऑनलाइन तरीके से, उसकी जो तारीख है वो है 22 फरवरी से लेके तो 3 मार्च 2023 तक। इतना आपको समझ गया होगा। हम चलेंगे नेक्स्ट परीक्षेचे ये उपलब्ध पद संख्या। अब जो उपलब्ध पद संख्या है यानी जो वैकेंसी जो आप पूछते बार बार, वैकेंसीज कैसी रहेंगी, कितनी रहेंगी, तो यहाँ पर पढ़ो। ये जो चीज़ है ये बहुत मेन है। राज्यातील शिक्षण सेवकांच्या शिक्षकांच्या रिक्त पदांची माहिती विषय, प्रवर्ग, माध्यम व बिंदू नामावलीनुसार पवित्र पोर्टल या संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येईल। यानी समझ लो, सीधी सीधी बात यहाँ पर क्लियर बताया गया है कि जो भी संच मान्यता यानी जो भी बिंदु नामावली वगैरह जो भी रहती हर कास्ट की, ओपन से लेके तो हर कास्ट की जो भी जितनी भी होंगी महाराष्ट्र में उपलब्ध, उतनी जगह आपको फ्यूचर में आने वाली है। सीधा सीधा इसका मतलब ये है, यानी कि पूरे मीडियम की मिला के जितनी भी बिंदु नामावली, संच मान्यता वगैरह वगैरह जो भी अपलोड होंगी, कहाँ से, प्राइमरी से लेके तो जूनियर कॉलेज तक और जिला परिषद से लेकर तो नगर पालिका, मनपा और खाजगी संस्थाओं की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उस वक्त में पवित्र पोर्टल पर वो होंगी असल जगह वैकेंसीज। परीक्षेचे माध्यम व अभ्यासक्रम, ठीक है। अब परीक्षा जो इसका जो मीडियम रहेगा हमारे एग्जाम का, यहाँ पर बहुत गौर करने वाली चीज़ है इस बारे में। परीक्षेचे माध्यम मराठी, इंग्रजी व उर्दू असेल, ठीक है। मराठी, इंग्लिश और उर्दू रहेंगी। भाषिक क्षमता, मराठी मराठी में ही रहेंगी और इंग्लिश में ही रहेंगी, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो इतर प्रश्न रहेंगे वो द्विभाषिक रहेंगे, बोल रहा हूँ, यानी बाइलिंगुअल रहेंगे दूसरे सवाल, ठीक है। कौन से, मराठी और इंग्लिश को छोड़ दिया जाए तो। बाइलिंगुअल कैसे, अब बाइलिंगुअल का इसमें उसने मतलब बताया है, अगर मैं यहाँ पर हाईलाइट करके आपको बताऊँ, त्यामुळे परीक्षार्थ्यांना इंग्रजी मराठी अथवा इंग्रजी उर्दू यापैकी एक माध्यम ऑनलाइन अर्ज भरते वेळी निवडणे आवश्यक असेल आहे, ठीक है, समझे तुम। इसका मतलब ये हो रहा कि जब तुम फॉर्म भरेंगे, जब भी तुम फॉर्म भरेंगे तो तुमको ये जो है, जो तुम यहाँ पर बताया गया, जैसा कि महा टीईटी में एक साइड से इंग्लिश एक साइड से उर्दू रहता, तो ऐसा तुम अगर तुमने मराठी लिए तो तुमको मराठी में क्या आएगा, यानी कि सीधा सीधा तुमको मराठी के साथ उर्दू नहीं आएंगी, तुमको चूज करना होगा मराठी अथवा इंग्रजी उर्दू, सॉरी इंग्रजी
मराठी अथवा इंग्रजी उर्दू, यानी कि इंग्लिश कॉमन भाषा है, एक तो इंग्लिश के साथ उर्दू या इंग्लिश के साथ मराठी, यानी दूसरे ऑप्शन में तुम सीधे सीधे बाहर हो गए। एक तुमको जो चूज करना होगा वो इंग्लिश और उर्दू, एक पेज पे तुम्हारा सवाल रहेगा उर्दू में और सामने इंग्लिश में, जैसा कि महा टीईटी में रहता वैसा। इतनी बात समझ गए। बाकी रही बात यहां पर, अगर मैं बात करूं किस चीज की, ये जो सिलेबस है, जैसा कि तुमने हमेशा से देखते आ रहे अपन कि 60% वेटेज अभियोगिता को है और 40% बुद्धिमत्ता को है, जिसमें से 120 गुण जो है अभियोगिता को और 80 इधर को है। ठीक है, ये टोटल हमको सिलेबस ऑलरेडी पता है। ये हो गई शुरुआत की बात। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब अगला जो पेज है उस पर क्या उल्लेख है। अगले पेज पर देखो, यहां पर उसने सब जैसा जो हम आमतौर पर इतने सालों से सिलेबस देखते आ रहे वही बताया और टाइमिंग बताया। जो भी इसमें मराठी व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, जनरल नॉलेज, साइंस वगैरह वगैरह, ये सब इसमें, जैसा मैथमेटिक्स, ज़हनी आजमाइश, तमाम चीज़ें इसमें है। और इसकी जो कालावधि है एग्जाम की वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ये हम आमतौर पे सुनते आ रहे, कुछ खास नहीं है। ठीक है, यानी सिलेबस 100% 2017 वाला ही है, कोई चेंजेस नहीं है। मीडियम की बात मैंने बहुत फोर्सफुली बताया, वो समझ गए होंगे तुम। अब आ जाओ पद संख्या व आरक्षणा संदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी। अब देखो, नियुक्त करावयाच्या रिक्त पदांच्या सामाजिक समांतर आरक्षण, अध्यापनाच्या विषयाच्या रिक्त पदांबाबतचा तपशील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी व्यवस्थापन यांच्या पवित्र प्रणालीवरील जाहिरातीनुसार राहील। अब देखो यहाँ पर जो भी पवित्र प्रणाली पर जाहिरात देंगे, जो भी जिला परिषद जिस तरीके से उनकी बिंदु नामावली हो चुकी होंगी उस हिसाब से जगह दिखेंगे, ये बात याद रखो। जिसकी भी बिंदु नामावली कंप्लीट हो जाएंगी वो अपलोड कर लेगा और वही जाहिरात रहेंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4.2 यहाँ पर देखो आप, विविध मागास प्रवर्ग, महिला, माजी सैनिक, अंशकालीन, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, प्रावीण्य प्राप्त खेळाडू, अनाथ इत्यादींचे सामाजिक समांतर आरक्षण शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहील। जो भी तुमको ये जो भी मैंने यहाँ पर बताया हो, इन लोग को जो भी आरक्षण मिलता होगा, जैसा कि भाई ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी जो भी कास्ट होंगे, जो रिजर्व कैटेगरीज है, माजी सैनिक, अंशकालीन है, प्रकल्पग्रस्त है, भूकंपग्रस्त है वगैरह, इनको जो भी जीआर के हिसाब से जो भी सहूलत रहेंगी वो दी जाएंगी। इसका मतलब ये है। ओके, 4.3 में देखेंगे हम महिलांसाठी। आप देखो यहाँ पर जो भी लेडीज लोग है वो गौर करो कि महिलांसाठी आरक्षित पदाकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्र यानी कि डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र जो है आपको यानी कि यस करना पड़ता है। वहाँ मैंने पहले ही बोला था डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत मेन रहता है। तसेच नॉन क्रिमिलियर मोडत असल्याबाबतचे स्पष्टपणे दावा करने आवश्यक है। यानी कि जो नॉन क्रिमिलियर रहता, यानी कि अगर यहाँ पर एससी और एसटी को छोड़ दिया जाए तो उनको नॉन क्रिमिलियर नहीं लगता, लेकिन जैसा अगर आप महिला आरक्षण का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको नॉन क्रिमिलियर है बोल के इसका स्पष्ट उल्लेख भी करना होगा। और वहाँ पर जो है आपको उसका जो अपने बोले कि भाई 8 लाख के अंदर हमारी नॉन क्रिमिलियर, किसी को बोलते हैं कि भाई 8 लाख के अंदर हमारी हर सोर्स से इनकम है, तो उसका जो है प्रमाण पत्र भी वो आगे इन फ्यूचर में मांग सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे 4.4 पर, ऑनलाईन अर्ज करताना एखादी जात जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणाची पात्र असल्याचे घोषित केली असल्या तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र उम्मीदवाराकडे, यानी कि जो भी तुम आरक्षण का फायदा लेना चाह रहे हो उसके जो भी अधिकारी होंगे उस डिपार्टमेंट का, उसके जरिए दिया गया जो है प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में 4.5 जो है समांतर आरक्षण के बारे में जो है बताया गया है। उसमें समांतर आरक्षण में जो भी आते होंगे, महिला, XYZ, भूकंपग्रस्त, PWD वाले वगैरह वगैरह जो भी आते होंगे, तो ये तमाम लोगों के बारे में यहाँ उल्लेख है। 4.6 में देखेंगे हम EWS के बारे में जिक्र है। EWS उम्मीदवारांकरिता शासन में सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक जो भी वहाँ पर उसने हवाला दिया है 31 में 2021 के हिसाब से, उसको जब भी उसका वेरिफिकेशन होगा, जो भी वेरिफिकेशन होगा जब भी, तो उस वक्त में उसको पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील। ये बात याद रखना। 31 में 2021 अन्वय विहित करण्यात आलेले प्रमाणपत्र 12 फरवरी 2019 और 31 में 2021 के जो भी उनका जीआर का हवाला दिया उन्होंने, उसके हिसाब से उसको कागज पत्र पड़तालनी के वक्त में उम्मीदवार को EWS का प्रमाण पत्र वैसा सादर करना जरूरी रहेगा। ये बात याद रखो। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम 4.7 पर, अद्ययावत नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्या बाबतचा पुरावा म्हणून सक्षम प्राधिकाऱ्याने वितरित केलेली ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची अंतिम दिनांकास वैध रहे। देखो, जब तुम EWS प्रमाण पत्र की बात करो तो EWS के प्रमाण पत्र के लिए तुमको जो भी एग्जाम की अपनी जो लास्ट डेट है 8 फरवरी 8/2, इसके पहले के जो है प्रमाण पत्र EWS हो या कोई भी हो वो होना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे हम इसके बाद में यहां पर 4.8 पर हम देखेंगे आरक्षणाचा लाभ
हाँ, केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण यानी कि जो महाराष्ट्र के उम्मीदवार है उन्हीं को ही आरक्षण का जो है लाभ मिलेगा, सीधी सी बात है। यानी कि वो महाराष्ट्र का रहवासी होना जरूरी है, ये हमको मालूम है, जिसको मैं बार बार बोला हूँ इसके पहले भी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो महाराष्ट्र के रहवासी का होता है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। अब 4.9 पर जो है 4.9 पर ऐसा बताया गया है कि जो भी वहां पर जो भी डेट बताई जाएंगी तो वो डेट से पहले 4.9 का ऐसा मतलब हो रहा है कि तुमने जो भी आरक्षण, जो भी सामाजिक हो कि समांतर आरक्षण हो कि कोई भी आरक्षण हो, अगर तुम उसका फायदा लेना चाहते हैं टैट के अंदर, अगर टैट के अंदर तुम उसका फायदा लेना चाहते हैं तो तुमको वो डेट से पहले का जो भी वैध डेट रहेंगी उससे पहले का हमको आरक्षण का जो है सर्टिफिकेट सादर करना जरूरी रहेगा। ये बात जो इसमें क्लियर बता दी गई। जैसा कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र 8 फरवरी से पहले का यानी लास्ट डेट से पहले के पूरे प्रमाण पत्र होना तुम्हारे जरूरी है, ऐसा बताया गया है। खेलाड़ूसाठी अब ये जो भी जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उनको भी आरक्षण रहता है, जो भी 5%, तो उसके लिए भी यहाँ पर हवाले के हिसाब से जो भी उनका जीआर का शुद्धि पत्रक है वो हिसाब से उसका जो है उनका जो है क्या बोलेंगे सर्टिफिकेट होना कंपलसरी खेलाड़ू के लिए। उसके बाद में है दिव्यांग आरक्षण, जो भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी रहता उसके लिए भी यहाँ पर जो है ऑनलाइन जो है प्रणाली, संगणकीय प्रणाली द्वारे देण्यात आलेल्या दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करने उसको वेरिफिकेशन के टाइम कंपलसरी रहेगा, ठीक है। अनाथ आरक्षण का भी बताया गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद में प्रकल्पग्रस्त आरक्षण, जो प्रकल्प जिनके कोई जमीन या खेती वगैरह चले जाते हैं गवर्नमेंट के प्रकल्प में तो उनको आरक्षण मिलता है इसमें 5%, तो उनके लिए भी यहाँ पर ऐसा बताया गया है। इसके अलावा और अगर बात करें तो हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी आरक्षण। पदवीधर अंशकालीन ये अपने लोग अपने काम की बात नहीं, ये अंशकालीन लोगों का जो आरक्षण होता है ये उनके हिसाब से बात की गई है। देखेंगे हम नेक्स्ट पेज। अब अगले पेज पे यहाँ पर बताया गया है बहुत सी चीजें जो है पात्रता वगैरह बताई गई है, तो मैं पात्रता में यहाँ पर देखूंगा उम्मीदवारांची पात्रता, भारतीय नागरिक, अब जो भारतीय होना जरूरी है। अब उसके बाद में वयोमर्यादा, जैसा कि तुम बोलते हैं कि भाई हमको छूट मिलेंगी क्या वगैरह वगैरह का में उम्र में कोरोना काल की वजह से, तो जो भी जीआर आए थे होंगे वो जीआर पूरे इसको लागू रहेंगे, ये बात याद रखना है आपको, यानी कि बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। जो भी वेळोवेळी शासन निर्णयाद्वारे विहित करील अशी वयोमर्यादा, यानी कि जैसा कि भाई कोरोना काल की वजह से जो आया था जीआर उसमें 2 साल बढ़कर मिली थी ओपन और कास्ट दोनों को, उस हिसाब से। अब शैक्षणिक व व्यवसायिक अर्हता, यानी कि शैक्षणिक और व्यवसायिक अर्हता क्या होंगी इसमें, यहाँ पर जो हवाले दिया उसने 7 फरवरी 2019, फरवरी 2019, 16 मई 2019, 12 जून 2019, ये हवाला दिया हुआ है, रेफरेंसेस दिया, यानी सीधी सीधी बात है सीटेट और टीईटी और डीएड वगैरह तो कंपलसरी है ही। 1 से 5 के लिए जो भी रहेगा, 1 से 5 के लिए टीईटी 1 सीटीटी 1, 6 से 8 के लिए टीईटी 1 टीईटी 2 या सीटीटी 2 होना। उसके बाद में अगर 1 से 8 के लिए अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन के साथ डीएड होना तुमको, और पहला टीईटी और दूसरा टीईटी कंपलसरी वगैरह वगैरह। अब आई बात निवड प्रक्रिया पे, यहाँ पर देख रहे होंगे तो निवड प्रक्रिया, परीक्षेत मिळालेले गुण सर्व प्रकारच्या शाळांमधील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अध्यापक विद्यालय, रात्रशाळा पदभरतीसाठी ग्राह्य धरणे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है खास, मैंने इसके पहले भी तुमको बोला था, तुम बार बार एक ही सवाल पूछते कि सबके अलग अलग पेपर रहते क्या सीटीईटी के टीईटी के, जैसे ऐसा कुछ भी नहीं रहता यार, तुमको 1000 बार बोला हूँ मैं कि यहाँ पर भी वो बात क्लियर है कि तुम एक ही पेपर देंगे और तुमने अप्लाई करे होंगे मिसाल के तौर पे 1ली से तो 12वीं के लिए, मिसाल के तौर पे तुम डीएड भी है और तुम बीएड भी है, ठीक है, और तुम पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, डीएड एमए बीएड है तुम मिसाल के तौर पे, और तुम्हारे पास समझो दोनों टीईटी या सीटीईटी है, मिसाल के तौर पे दोनों भी टीईटी तुम्हारे पास है और तुम डीएड और एमए बीएड है और तुमने 1ली से 12वीं के लिए वहां अप्लाई कर दिया फॉर्म, तो तुमको सबके लिए अलग अलग पेपर देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मेरिट के हिसाब से तुमको वहां पर जितने मार्क रहेंगे वैसा वहां प्रेफरेंसेस में तुमको ऑप्शन जो आएंगे, तो वो ऑप्शन में तुमको 1ली से 5वीं के भी ऑप्शन आएंगे, 6ठी से 8वीं के भी ऑप्शन आएंगे, 9वीं से 10वीं के भी आएंगे और 11वीं से 12वीं के भी आएंगे। अगर जो तुम जो टीईटी वगैरह नहीं ना, इतना एजुकेशन होती हुई भी टीईटी सीटीटी नहीं ना, तो तुमको 1 से 5 के और 6 से 8 के ऑप्शन नहीं आएंगे क्योंकि तुम टीईटी सीटीटी नहीं है, तो तुम एक पेपर देंगे, ओनली 1 पेपर देंगे, तुम एक ही पेपर देंगे पूरा 1ली से 12वीं के लिए अगर तुम एलिजिबल है तो, और तुम सीधे सीधे वहां पर तुमको ऑप्शन आ जाएंगे प्रेफरेंसेस में। अब जब तुम वहां चूज करेंगे, यानी कि भाई मुझे पहले नंबर पे 1ली से 5वीं की, 1ली से 5वीं के जो है 15 ऑप्शन आए, तो 1ली से 5वीं के डाला, फिर 6ठी से 8वीं के डाला, फिर 9वीं से 10वीं के डाला और फिर 11वीं 12वीं के डाला, तो ये ऑप्शन डालने के बाद में रैंडमली तुमको वहां जो प्रेफरेंस तुमने पहले दिए, अगर वो मैरिट में तुम इसमें से जहां भी मैरिट में बैठ गए, तुम जो भी मैरिट में बैठ गए, यानी कि तुम 1 से 5 की मैरिट में नहीं बैठे,
तो उठा के तुमको 6 से 8 की मेरिट में डाल देगा वो, फिर उठाकर 9 से, यहाँ भी नहीं बैठे तो 9 से 10 की मेरिट में डाल देगा, और यहाँ भी नहीं बैठे तो 11 से 12 की मेरिट में डाल देगा। ठीक है, तो तुम ऑप्शंस भले ही कुछ भी डालो वहाँ, जैसा कि मिसाल के तौर पे तुमको जो भी प्रेफरेंसेस आए होंगे तुमने ऑप्शन डाले, लेकिन तुम जो मेरिट में बैठेंगे, तुम जो भी मेरिट में बैठेंगे, तुमने 135 मार्क ले लिए और सीधा सीधा तुम 6 से 8 की मेरिट में बैठ गए। अब तुम्हारा पत्ता यहाँ से कट हो गया, अब तुम्हारा पहली से 5वीं 9वीं से 12वीं वो कोई नहीं देखा जाएगा, तुम 6 से 8 के लिए परमानेंटली फिक्स हो गए। अब तुम सिलेक्ट हो गए, अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है बाकी के प्रोसेस से। सीधी सीधी बात समझ में आ गई। अब ऑनलाइन जो है अर्ज करने की जो है पद्धति यहाँ पर देखो बताया है, ऑनलाइन अर्ज करने की जो है पद्धति यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुरविण्यात आलेला जो भी IBPS वगैरह जो भी है उसके लिंक पर जाना है। परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पद्धतीने, यानी जो भी दी हुई पद्धति विहित यानी जो दी हुई है वो जो करना। अब यहाँ पर मेन मुद्दा आता है कि जब तुम फॉर्म भर रहे हो तो तुमको जो है अपलोड करना है कागज पत्र 7.3 में। देखो तुमको बहुत से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने, उसमें पासपोर्ट साइज फोटो करंट का एकदम जो भी यहाँ पर साइज बताई गई है वही साइज में, आमतौर पे गलती करना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में अपनी जो साइन होती है सिग्नेचर, खुसूसन मैंने बोला था इसके पहले भी, ये पूरी बातें बताई हुई है मेरी। यहाँ पर देखो ये पूरी इस हिसाब से ही जो है वो फॉर्म के अंदर की फोटो की साइज, साइन की साइज वगैरह तमाम चीज़ें होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नीचे का क नंबर का। ठीक है, डाव्या हाताच्या अंगठ्याची निशानी, डाव्या हाताच्या अंगठ्याची निशानी, जो भी लेफ्ट हैंड होता है उसका थंब हमारे को जो है थंब इंप्रेशन लेना है, और वो भी जो है हमको चीज़ें वहाँ अपलोड करनी है। आगे देखेंगे। अब इसके बाद में जो देखेंगे यहाँ पर, अगर देख रहे होंगे तुम ऊपर में 2 मिनट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डाव्या हाताच्या अंगठ्याची निशानी वापरावी, यानी डाव्या हाताचे यानी कि लेफ्ट हैंड की आकारमान जो भी रहेगा वो यहाँ पर जो भी साइज दिया होगा तुम देख रहे होंगे। स्व हस्ताक्षरातील यानी खुद के हस्ताक्षर करे हुए जो भी हमारा प्रतिज्ञा पत्र रहेगा वो हिसाब से, यानी कि मेरे ख्याल से खुद के हाथ से लिखना है। इंग्रजीतील खालील प्रतिज्ञा पत्र ये जो भी पांढऱ्या कागदावर काळ्या निळ्या शाईमध्ये लिहिले अपलोड करने आवश्यक है। देखो ये एक नई शर्त है, वहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र अपलोड करना है हमको, जो भी है यहाँ पर अपना नाम डाल के अपने हैंड राइटिंग में लिखकर वहाँ पर स्कैन करके डालना है। ये बात याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक एक बारीक बारीक पॉइंट जो है ध्यान में रखना है, गलती करेंगे तो फिर वो तकलीफ में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, वीडियो लेंदी है लेकिन एक एक पॉइंट को मैं समझा के बता रहा हूँ। प्रतिज्ञा पत्र ये वाला हमको अपने हाथ से सफ़ेद पेज पर लिखना है, काले या नीले पेन से, और वो अपलोड करना है। ठीक है, सदरचे प्रतिज्ञापत्र उमेदवाराने स्वतःच्या हस्ताक्षरात अपने हाथ से हस्ताक्षर से हँडरायटिंग से इंग्रजीमध्येच लिहून त्याच्या स्कॅन प्रत अपलोड करणे आवश्यक आहे। प्रतिज्ञापत्र टंक लिखित केलेले दूसऱ्या व्यक्तीने अथवा अन्य भाषेत लिहिलेले, देखो स्ट्रिक्टली बोला गया हाथ से ही लिखना है, कोई भी टंक लेखन करेवा नहीं होना, दूसरों के हाथ से लिखे हुआ नहीं होना, कोई भी दूसरी भाषा में नहीं होना, ओनली इंग्लिश में होना। यहाँ जो मैटर दिया हुआ है वो ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भाई ये जो मैंने जितनी भी माहिती मेरे फॉर्म में भरा वो A to Z करेक्ट है। अगर ये करेक्ट नहीं रहती है और इसमें कुछ भी वेरिफिकेशन के टाइम मेरे से जो है गलत फॉर्म में भरी हुई माहिती से मेरा सिलेक्शन होता है तो उसके लिए मैं जवाबदार रहूँगा और कार्रवाई के लिए मैं उसके लिए जवाबदारी रखूँगा। ठीक है, मेरी वो जिम्मेदारी रहेगी, जो भी आगे होगा वो। ठीक है, आगे हम देखेंगे परीक्षेचे शुल्क ओपन वालों के लिए 950 रुपये, और जो भी EWS है या फिर OBC है, SC ST वगैरह वगैरह उनके लिए 850 है, ओपन के लिए 950 है। अब ये नॉन रिफंडेबल है, सीधी सी बात है। अब क्या है उसमें, उपरोक्त परीक्षा शुल्क व्यतिरिक्त बैंक चार्जेस जो भी लगेंगे वो देना होगा। अब जिला जो है, जो हमारे सेंटर की निवड़ कैसी करनी है, तो सेंटर की निवड़ हमको करनी है कैसे कि भाई कम से कम 3 जो है जिले हमको सेंटर जो है चुनने, 3 केंद्राची निवड करावी लागणार आहे, अनिवार्य आहे। और उसमें कोणत्याही परिस्थितीत बदल जो है कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही। एखादे जिल्हा परीक्षा केंद्र कार्यान्वित होऊ शकले नाही अथवा एखाद्या जिल्हा परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांना प्रवेश देण्याची क्षमता उल्लंघली गेली तर ते जिल्हा परीक्षा केंद्र निवडलेल्या उमेदवाराची बैठक व्यवस्था दूसरे। देखो तुमको 3 जो है सेंटर्स चुनने हैं। अब वो 3 सेंटर पे जो है, पहले सेंटर पे अगर तुमने डाले वो नहीं मिला बोले होंगे तो वहाँ कोई कारण आ गया, कोई इशू आ गया तो हमको दूसरे पे, और दूसरे नहीं तो तीसरे पे डाल सकते। अगर पॉसिबिलिटी ऐसी बन गई तो, अगर कोई नहीं बैठ सका, कोई ज़्यादा कैपेसिटी हो गई तो तुमको जो है दूसरे केंद्र पर भी, दूसरे जिले में भी डाल सकते हैं। प्रवेश पत्र, अब इसकी जो भी प्रवेश पत्र आएगा वो mscpune.in पर आएगा, और उसकी लिंक जो है वो हमको पता है कि यहाँ पर दी हुई है, इस पर जो है उसका प्रवेश पत्र आएगा। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर जो है हमको देखना है कि यहाँ पर देखना है हमको कि परीक्षेच्या वेळी स्वतःच्या, अब जो भी रहेगा हमारे पास, जो भी काय का प्रूफ रहेगा, हमारे आइडेंटिटी प्रूफ। मैंने देखो इसके पहले भी बार बार बोल रहा था कि एग्जाम को जाते वक्त मैं आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया हुआ, तो तुम क्या करो कि तुम्हारे आधार कार्ड भी ले जाओ, तुम्हारा इलेक्शन कार्ड भी ले जाओ, और हो सके तो पैन कार्ड भी साथ में रखो, तीनों भी साथ में रखो, और उसकी एक एक जेरॉक्स साथ में रखो, और ओरिजिनल भी साथ में रखो। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट मामला है। अब वहाँ पर CCTVs भी रहेंगे और तुम्हारी बायोमेट्रिक हाजिरी भी हो सकता है होंगी। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होंगी, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए तमाम चीज़ें साथ में रखो। प्रवेश, परीक्षा प्रवेश
अब इसके अलावा जो जैसा आमतौर पे हम हर एग्जाम में होता है कि भाई पेन पेंसिल और तुम्हारा प्रवेश पत्र और जो भी तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं ले जाना चाहिए। हमको मालूम है डिजिटल वगैरह जो भी चीज़ें रहेंगी वो कोई भी चीज़ ले जाने के लिए तुमको इजाज़त नहीं है। ये पूरा डिटेल्स वीडियो मुझे उम्मीद है कि पूरे के पूरे हमारे जो भी बच्चे होंगे, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिनको जो समझता होगा, हिंदी वगैरह दूसरे मीडियम वालों को ये इजी गोइंग में उनको समझ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आज का ये लेंदी वीडियो, दूसरा वीडियो अगर आपको वाकई में पसंद आएगा तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उर्दू मीडियम में, ताकि अपने बच्चों का इससे फ़ायदा हो। ऐसे ही कई सारे वीडियो मैं अगले 22 दिन में अपलोड करता रहूँगा, मवाद के भी, इंफॉर्मेशन के भी। इंशाल्लाह आप सक्सेस हो जाएंगे, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसी मेरे दिल की गहराइयों से दुआ है, नेक नियति से दुआ है। आप तमाम के जो है माँ बाप के सपने, भाई बहनों के सपने, जिसकी आप पे जिम्मेदारी है, तमाम के अल्लाह सपने पूरे करके आपको कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।